सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 12 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 12 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग इस सेशन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 41 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 65 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं और 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे हम लोग उतनी ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करके देंगे। ओके, और दोस्तों कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, तो चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को संसद में कार्य के समयभारी की भाषा के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। पहले प्रावधान यह था कि 15 साल बाद यानी कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था, जब संसद जब काम करना शुरू किया था, तो ये प्रावधान था कि 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाएगा और हिंदी में ही संसद की सारी कार्यवाही होगी, कामकाज जो है सभी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 आया, जिसके तहत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी संसद में कार्य के समव्यवहार की भाषा के रूप में जारी रखने की अनुमति दे दी गई। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पीठासीन अधिकारी सदन में किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में संबोधन की अनुमति दे सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बहुत बेसिक सी बात है कि पीठासीन अधिकारी जो है किसी भी सदस्य को ये इजाजत दे सकता है कि वो अपनी मातृभाषा में ही जो भी बोलना चाहता है वो सदन में बोल सकता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रश्न का प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्नकाल क्या है? जब सदन के सत्र का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल होता है, इसमें 10 दिन पहले सूचना देकर के सदन के सदस्य जो है सामान्यतः मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इसी के प्रकार है तारांकित है, अतारांकित है, अल्प सूचना है। तारांकित और अतारांकित प्रश्न में 10 दिन पूर्व ही सूचना देना पड़ता है, लेकिन अल्प सूचना पत्र में क्या होता है 10 दिन के पहले भी सूचना देकर के प्रश्न पूछ सकते हैं अल्प सूचना प्रश्न के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बारे में क्या है पूछा है क्वेश्चन कि कितने युग्म सही सुमेलित है। तारांकित प्रश्न में कह रहा है कि इसके लिए लिखित उत्तर देना आवश्यक है और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। देखो, ये तारांकित प्रश्न के बारे में नहीं बोल रहा है, ये अतारांकित प्रश्न के बारे में बता रहा है। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें लिखित उत्तर नहीं दिया जाता है। ठीक है, अतारांकित प्रश्न में क्या होता है, तो देखिए इसमें होता क्या है कि अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि लिखित उत्तर दिया जाता है। जैसे कि किसी सदन ने मंत्री से प्रश्न पूछा है, तो मंत्री उसका जवाब जो है अतारांकित प्रश्न के अंतर्गत उसका जवाब लिखित तौर पे दे देगा। कागज में जितने भी उसके प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को लिख करके उसके उत्तर लिख करके दे देगा। भैया तुम अपना घर पे ले जाओ पढ़ना, ठीक है, फुर्सत से पढ़ना अच्छे से। तो अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि लिखित उत्तर दिया जाता है। सदन के किसी सदस्य ने मंत्री से प्रश्न पूछा है 10 दिन पहले इजाजत लेकर के महासचिव से, तो मंत्री जो है लिखित तौर पे उसको उत्तर दे देगा, कहेगा अब तुम जाओ इसको घर पे पढ़ो। तो इसमें क्या होता है कि लिखित उत्तर दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। अब खुद भी अपना दिमाग लगाओ कि जब मंत्री ने लिख करके उसका उत्तर दिया है, कहा कि जाओ तुम अपने घर पे पढ़ना, तो फिर तुरंत कैसे वो प्रश्न पूछ सकता है। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या है, जैसे मैं मान लो कि मैं लाइव क्लास ले रही हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप मुझसे कोई प्रश्न पूछे, मैं जवाब दी, फिर आपको उसमें डाउट हुआ या किसी तरह की कोई समस्या लगी तो दोबारा आप मुझसे पूछेंगे, तो इसी को कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। ठीक है, तुरंत आमने सामने जो है एक दूसरे को प्रश्न का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं, उसमें फिर दोबारा पूछते हैं, दोबारा पूछने की अनुमति होती है। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, यह अतारांकित प्रश्न कहलाता है। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसके अंतर्गत
सदन के सदस्य द्वारा जब मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री जो है तुरंत जवाब देता है, मुंह से जवाब देता है, ओरली जवाब देता है, लिखित जवाब नहीं देता है। तो मौखिक रूप से दिया जाता है जवाब तारांकित प्रश्न में। इसमें अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति होती है, यानी कि जैसे किसी सदन की किसी सदस्य ने मंत्री से प्रश्न पूछा तो तुरंत मंत्री ने उस पर जवाब दिया, फिर दोबारा जो है सदन के उसी सदस्य को अगर मान लो कुछ और डाउट है तो दोबारा अपने डाउट को क्लियर करने के लिए तुरंत उस मंत्री से प्रश्न पूछ लेगा। यानी कि क्या है, तुरंत वो प्रश्न पूछ सकता है, इसी को अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तारांकित प्रश्न में कि एक मौखिक रूप से जवाब देगा और अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये तारांकित प्रश्न होता है। तो दोनों यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है, इसे 10 दिनों से कम का नोटिस देकर के पूछा जाता है। तो यह तीसरा सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारतीय संसद में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संसद की कार्य संचालन नियमावली में इसके उल्लेख के साथ इसे औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। अक्सर जब भी शून्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो ये स्टेटमेंट दे देता है कि संसद की कार्य संचालन नियमावली में इसका उल्लेख के साथ औपचारिक रूप से इसे परिभाषित किया गया। तो इसे परिभाषित नहीं किया गया, एक परंपरा 1962 से इसका प्रयोग शुरू हुआ था सदन में शून्यकाल का, और ये परंपरागत रूप से आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। संसद की जो कार्य संचालन नियमावली है इसमें शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ना ही औपचारिक रूप से इसे परिभाषित किया गया है। बस इसका प्रयोग परंपरागत रूप से होते आ रहा है, 1962 से शुरू हुआ था, अब तक इसका प्रयोग हो रहा है शून्यकाल का। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसे वर्ष 2014 के बाद प्रक्रियात्मक सुधारों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इससे मैंने जैसे कि मैंने बताया कि 1962 में शुरू किया गया था, ये मीडिया की देन है। ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में, पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक तो कमेंट बॉक्स में नहीं दिया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। उस कमेंट बॉक्स में जा करके टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक कर देंगे तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, विथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ अगर आप विजन आईएएस का चाहते हो, फोरम आईएएस का चाहते हो, संस्कृत आईएएस का चाहते हो, ध्येय आईएएस का चाहते हो तो आपको सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद में कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कटौती प्रस्ताव, जब आप लोग को ध्यान होगा कि जब अनुदानों की मांग की जाती है तो उस दौरान कटौती प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। यानी सरकार जो है मांग करती है अलग अलग मंत्रालयों के लिए, हमको रक्षा मंत्रालय है तो उसको मान लो 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, या उसको स्वास्थ्य मंत्रालय को 22,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि विपक्षी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं भैया तुम जो ये मांग कर रहे हो उसमें थोड़ा कमी लाओ। उसके 2-3 उद्देश्य होते हैं, 2-3 टाइप होते हैं कटौती प्रस्ताव लाने के। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव 3 तरह के होते हैं। नीति कटौती प्रस्ताव होता है, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव को आर्थिक कटौती भी कहा जाता है। तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ये 3 तरह का कटौती प्रस्ताव होता है। अब चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पूछा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ओके, तो नीति कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, नीति कटौती प्रस्ताव में ये कह रहा है कि 100 रुपए की निर्दिष्ट राशि से अनुदान की मांग में कटौती करने का प्रस्ताव किया जाता है। तो देखो, नीति कटौती में क्या होता है कि बजट की मांग को घटा करके 1 रुपया करा जाता है। बजट की मांग को घटा करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया कर दिया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगर मान लो 20,000 करोड़ रुपए मांगे और विपक्षी पार्टी ने कहा कि 1 रुपये कर दो और उनको 1 रुपये थोड़ी ना दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नीति कटौती प्रस्ताव लाने का उद्देश्य ये होता है, इनडायरेक्टली ये कहता है कि तुमने ये जो अपनी मांग की है मुझे ये पसंद नहीं आया। डायरेक्टली जो विपक्षी सदस्यों द्वारा असहमति प्रकट किया जाता है। जैसे कि आप अपने पापा से पैसा मांगते हो कि पापा मुझे 1,000 रुपये दे दो, न्यू ईयर पार्टी करनी है। तो आपके पापा कहेंगे मैं 1 रुपया दूंगा, और आपको पता है कि 1 रुपये में तो कछु ना होगा। तो पापा
मना नहीं कर रहे हैं आपसे डायरेक्टली कि नहीं मैं तुमको पैसा ही नहीं दूंगा, बस वो कहेंगे मैं तुमको 1 रुपया दूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ये आपका ये जो पार्टी करने का जो प्लान है तुम आपके पापा को पसंद नहीं आया है, वो आपके इस पार्टी करने से असहमत हैं। ठीक है, आपकी इस बात से असहमत है, भाई 1,000 रुपये आपको पार्टी करने के लिए वो नहीं देना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जब सरकार पैसा मांगती है तो जब विपक्षी पार्टियों द्वारा नीति कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि विपक्षी सदस्य जो है या सदन के अन्य सदस्य जो है सरकार के इस प्रस्ताव से खुश नहीं है, इस बजट से खुश नहीं है जो वो मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बजट की मांग को घटा करके 1 रुपया कर दीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपया, तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। ओके, दूसरा कह रहा है कि मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव या आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें कह रहा है कि सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शिकायतों को उठाया जाता है। देखो, मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव में होता है कि अगर सरकार ने मांग की कि मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय में 50,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो विपक्षी पार्टी द्वारा कहा जाएगा भैया 50,000 करोड़ रुपए नहीं, कम करो, ठीक है, थोड़ा कम कर दो, अपने बजट को थोड़ा सा, मतलब जो मांग है मांग को थोड़ा कम करो। तो इसी में आर्थिक कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि आपने पापा से मांगा कि पापा मुझे 1,000 रुपये दे दो, जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, तो उसको नीति कटौती प्रस्ताव कहा गया, 1 रुपया कर दिए। अब आपने कहा कि पापा मुझे 1,000 रुपये दे दो, मुझे कुछ कॉपी वॉपी अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है। तो आपके पापा ने कहा कि 1,000 नहीं, अभी 500 रुपये ले जाओ। तो क्या किया, 1,000 रुपये से कम करके आपको 500 रुपये दे रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं। 500 रुपये में भी आपके थोड़े बहुत ज़रूरतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फालतू पैसे खर्च ना हो, इसलिए बजट को थोड़ा कम किया जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव कहेंगे। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है, कोई बताएगा? इसमें क्या होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में कि बजट जितना वो मांग करते हैं, मांग की राशि को वो 100 रुपये कर देते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है मांग की राशि को 100 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये कम कर देते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि मकसद सिर्फ सरकार को अपनी किसी विशेष शिकायत के बारे में बताना होता है। जितना वो मांग करते हैं उनमें से बस 100 रुपये कम किया जाता है। इसी को कहा जाता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो यहाँ पे तीसरा भी सही सुमेलित नहीं है। तो तीनों सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं। ओके, चलिए अगला देखिए। स्पेशली सांकेतिक कटौती का मतलब ये होता है कि सरकार की जो भी मांगे हैं उस पर विपक्षी जो है विपक्षी पार्टी के सदस्य खुश नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिए। वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वित्त विधेयक में किसी भी अवधि के लिए पूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के प्रावधान शामिल होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। वित्त विधेयक में क्या होता है, धन को जुटाया जाता है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि वित्त विधेयकों में करों को कम करने या समाप्त करने से संबंधित संशोधनों की अनुमति नहीं होती है, तो ये गलत है। वित्त विधेयकों में करों को कम करने या समाप्त करने की अनुमति होती है। ठीक है, समाप्त करने से संबंधित संशोधन की अनुमति होती है। ठीक है, जब करों को कम किया जाएगा या समाप्त करने से संबंधित संशोधन किए जाएंगे तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब करों को बढ़ाने से संबंधित संशोधन किया जाता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके सामने रख सकता है। यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, कह रहा है अनुमति नहीं होती है, तो ये गलत है, अनुमति होती है। तीसरा कह रहा है कि वित्त विधेयक भारत की संचित निधि से आहरण को अधिकृत करके बजट के व्यय पक्ष को पूरा करता है। तो देखो, वित्त विधेयक भारत की संचित निधि से आहरण को अधिकृत करके बजट के व्यय पक्ष को पूरा करता है, तो ये वित्त विधेयक में नहीं होता है बल्कि विनियोग विधेयक में होता है। विनियोग विधेयक में क्या होता है, सरकार तब तक 1 रुपया नहीं निकाल सकती जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है। विनियोग विधेयक के पारित होने पर ही सरकार जो है भारत की संचित निधि से धन निकाल करके खर्च कर सकती है। बिना विनियोग विधेयक पारित हुए सरकार भारत की संचित निधि से 1 रुपया तक नहीं निकाल सकता है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो व्यय पक्ष को पूरा जो है करता है विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक का काम होता है सिर्फ धन को इकट्ठा करना, विनियोग विधेयक का काम होता है पैसे को खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ओके,
अगला स्टेटमेंट देखिए, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और ऋणों के अतिरिक्त अन्य धनराशि इस खाते में जमा की जाती है, जिसमें जमा और विप्रेषण शामिल होते हैं और जिससे भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किए जाते हैं। संसदीय विनियोग के बिना किए जाते हैं यानी कि संसद की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो बताइए ये किस तरह के निधि की बात की जा रही है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की लोक लेखा निधि। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से धन निकालना होता है तो संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें सदन में मतदान होता है तब निकलता है पैसा। भारत की आकस्मिक निधि में क्या होता है कि राष्ट्रपति का अधिकार होता है, जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा भारत की आकस्मिक निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। जैसे कि अचानक से मान लो बहुत बड़ी आपदा आ गई तो ऐसे में धन की जरूरत है, तो आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होगी। फिर बाद में जब धन निकाला जाता है, खर्च किया जाता है, तो सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा होती है कि जांच पड़ताल की जाती है कि वाकई में पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए, सही जगह पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ है। फिर भारत जितना धन निकाला गया था आकस्मिक निधि से, मान लो कि 20,000 करोड़ रुपए निकाला गया था भारत की आकस्मिक निधि से, तो भारत की संचित निधि से बाद में 20,000 करोड़ रुपए निकाल करके आकस्मिक निधि में जमा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा भारत की संचित निधि के लिए संसद की आवश्यकता होती है, भारत की आकस्मिक निधि के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत की जो लोक लेखा निधि होती है इसमें लोगों का पैसा होता है, इसमें जनता का पैसा होता है। तरह तरह की जो प्रोविडेंट फंड्स होती हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, डाकघर की बचत, ये सभी पैसे भारत की लोक लेखा बचत में जमा की जाती हैं। ये आम लोगों का पैसा होता है। आम जनता जब भी पैसा मांगेगी, अपना वापस मांगेगी तो सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस पे किसी संसदीय विनियोग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सरकार का इस पे अपना कंट्रोल रहता है। जब जनता पैसा मांगेगी सरकार को देना पड़ेगा। तो ये भारत की लोक लेखा निधि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, कितने संसद की न्यायिक शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित हैं? तो दोस्तों दिया है, संसद द्वारा संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो पहला सही है, संसद की न्यायिक शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत आएगा। दूसरा कह रहा है कि संसद द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, ये भी संसद की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आएगा। संसद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश कर सकती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा कह रहा है कि संसद अपने सदस्यों या बाह्य व्यक्तियों को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के लिए दंडित कर सकती है। तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। ये सभी जो है संसद की न्यायिक शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने संसद के विशेषाधिकारों के स्रोत के रूप में मान्य है? संसद के विशेषाधिकारों के स्रोत के रूप में मान्य है। संसद वाले टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है हमारे आपके सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, आपके बुक से ही, जो आपके सामने रहती है लक्ष्मीकांत की बुक, वहाँ से ही पूछे जाते हैं पॉलिटी के। ठीक है, तो पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको अच्छे से पढ़ लो। अभी तक जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे वो संसद के टॉपिक से ही थे। ठीक है, कुछ अभी आगे चल करके अलग अलग टॉपिक से भी आएंगे। तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ो, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको फॉलो करो, प्रॉपर रिवाइज करो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो संसद के विशेषाधिकारों के स्रोत के रूप में मान्य है संवैधानिक प्रावधान, संसद के दोनों सदनों के नियम, संसदीय परंपराएं और न्यायिक निर्वचन। ठीक है, ये सभी जो है संसद के विशेषाधिकारों के स्रोत हैं, यानी कि संसद के सभी जो सदस्य हैं अपने विशेषाधिकारों को प्राप्त करते हैं इन संवैधानिक प्रावधान से। संसद के दोनों सदनों के जो नियम है यहाँ से भी ये संसद के सदस्य विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं और संसदीय परंपराओं से भी अपने विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं और न्यायिक निर्वचन से भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यपालक आदेश, तो इसके द्वारा संसद का ये जो विशेषाधिकार का स्रोत है ये राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यपालक आदेश नहीं इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दूसरा नहीं होगा। करेक्ट पूछा है कितने, तो 1 2 3 4 यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत तथा भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का अर्थ है कि संसद बिना किसी सीमा के किसी भी विधि का निर्माण या निरसन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। देखो ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है,
यानी वहाँ पे संसद से ऊंचा कुछ भी नहीं है। संसद द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा, जो भी प्रावधान लाए जाएंगे, उसके संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका द्वारा नहीं की जा सकती। अपने भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान को सर्वोपरि माना गया है। ठीक है, जो भी कामकाज किए जाएंगे वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होंगे। अगर कोई नियम संसद द्वारा लाया जाता है तो वो जांचा जाएगा न्यायपालिका द्वारा कि वो नियम कानून या फिर वो विधि जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है। यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन का संसदीय संप्रभु, मतलब यहाँ पे संसद जो है किसी भी विधि का निर्माण कर सकती है और निरसन भी कर सकती है। तो यहाँ पे संसद ज्यादा पावरफुल होता है ब्रिटेन में। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में लिखित संविधान से यह सुनिश्चित होता है कि संसद की शक्तियां विधिक रूप से सीमित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि यहाँ पे जो संसद की शक्तियां हैं वो सीमित है। असीमित शक्तियां संसद को नहीं प्रदान की गई है भारत में। हमेशा जांच किया जाएगा कि संसद जो भी काम कर रही है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कर रही है या नहीं कर रही है। तो ओवरऑल ये बात हुई कि भारत में संविधान जो है वो सर्वोपरि है। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या है, वहां की संसद सर्वोपरि है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, संसद में प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सभी प्रस्तावों को मूल प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि सभी प्रस्तावों को मूल प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और दूसरा है कि सांविधिक प्रस्ताव किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जब आप संसद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रस्ताव से रिलेटेड 2-3 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, मूल प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सांविधिक प्रस्ताव होता है एक निजी प्रस्ताव जिसमें कि संसद के वे सदस्य जो मंत्री नहीं होते हैं उनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। सांविधिक प्रस्ताव में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और सरकारी प्रस्ताव होता है जो कि संसद के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से आपको हर चीज को समझ के पढ़ना होगा। जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आप पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कैसा पूछ सकता है एग्जाम में। और अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आरजी सर ने बहुत अच्छे से पॉलिटी को पढ़ाया हुआ है। आप एक बार यूट्यूब पे डेमो क्लास देख लेना। डेमो क्लास कई सारी पढ़ी हुई है पॉलिटी की। तो डेमो क्लास देख करके अगर आपको संतुष्टि लगे तो आप हमारे क्लब आईएएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें क्या है, आपको 5th फाउंडेशन बैच हमारा दिख जाएगा। इस 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सारे यूपीएससी के सारे सिलेबस को कवर कराया गया है। बहुत बेसिक से बेसिक्स टू एडवांस तक आपको सारी चीज़ें समझाई गई है, सारे टॉपिक्स को, कि प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। इसके साथ अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हो, पीटी 2026 पीटी टारगेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए और साथ में आप मॉक टेस्ट भी लगाओ कई सारे, तो आप हमारे सुपर 100 ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर 100 ग्रुप में आप ज्वाइन करिए। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ है। ठीक है, आपको इसमें सुविधा क्या क्या मिलेगी, तो आपको वीकली टास्क दिया जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज ये हमारा टास्क चलता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स चल रहा है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे वीक में पढ़ने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ आपको 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे ऑनलाइन सॉल्व करने के। जैसे कि आप लोग किसी इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करके ऑनलाइन टेस्ट देते हो, तुरंत क्वेश्चन सारे सॉल्व करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है कि आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे गलती नहीं की है। सारा फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपको हमारे ऐप पर ये सुविधा मिल जाएगी ऑनलाइन टेस्ट की। 100 टेस्ट पेपर है, यानी कि 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। पूरे 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने के। ये सभी क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो यानी कि इम्पॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज हैं। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए इतने कम प्राइस में। और इसके साथ मैंने ये जो क्लब आईएएस का बताया 5th फाउंडेशन बैच, इसकी प्राइस जो है 1499 रुपये है। 1499 रुपीज़ में आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये सारी बैचेस मिलेंगी। इसमें सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइस रखा गया। बहुत ही मिनिमम प्राइस हम लोग रखे हैं जिससे कि हर बच्चा एफर्ट कर सके। ठीक है,
तो अच्छी लगे तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, समझ में आना चाहिए आप लोग को, जो पढ़ रहे हो आप अच्छे से पढ़ाई करो, और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, धन्यवाद प्रस्ताव, कोई बता सकता है? धन्यवाद प्रस्ताव पहला स्टेटमेंट है कि यह प्रस्ताव आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ये धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार अपने गुणगानों का, अपने कामकाज का गुणगान करती है कि पूरे साल वो क्या काम की, कौन कौन सी योजनाएं लाई थी, कौन कौन सी नीतियां लाई थी, और किन किन देशों के साथ कैसा संबंध स्थापित किया, पूरे वैश्विक लेवल पे उसने क्या काम किया, अपने मतलब पूरे कामकाज का गुणगान करती है। जिससे घर में क्या होता है, मम्मी की कोई बहनें वहनें आ जाती है तो मम्मी अपने पूरे काम का गुणगान करती है कि हम ये काम किए, वो काम किए, यहाँ ये किए, वहाँ किए। तो इसी तरीके से सरकार भी जो है पूरा अपना गुणगान लिख देती है कई सारे पेजेस में। तो यही राष्ट्रपति पूरे उनके गुणगान को बताती है, संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करती है, दोनों सदनों को एक साथ बैठा देती है, और राष्ट्रपति फिर बैठ करके इनको सारे सरकार के कामकाजों को गिनाती है कि सरकार ने ये काम किया है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित होना अनिवार्य माना जाता है, कि धन्यवाद प्रस्ताव को पारित होना जरूरी माना जाता है। अगर पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसी तरीके से मैंने अभी आपको कटौती प्रस्ताव बताया था, अगर कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। इसी तरीके से धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। तो ये मतलब सरकार गिराने का एक तरीका भी कह सकते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव आया, और अगर संसद के सभी सदस्य ने इसको बहुमत से पारित नहीं किया तो इसका मतलब ये माना जाता है कि सरकार के समर्थन में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है, सरकार के पास ज़्यादा समर्थक नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है। तो उसी दौरान विपक्षी पार्टी तुरंत हमला बोल देते हैं और फिर वोटिंग कराते हैं। तो अगर पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पे अब देखो पहला स्टेटमेंट, ये धन्यवाद प्रस्ताव कब राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रस्तुत किया जाता है? तो देखो राष्ट्रपति एक तो जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, तो पहले सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है धन्यवाद प्रस्ताव में। और जब हर साल के पहले सत्र में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का पास ना होना सरकार की पराजय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है कि ये स्टेटमेंट दिया है। देखो संसद के किसी भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का पास न होना सरकार की पराजय नहीं है। देखो आपको पता होगा कि सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए ये जरूरी होता है कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो। अगर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया तब तो सरकार बरकरार रहेगी, अपना कामकाज करेगी, लेकिन अगर पारित नहीं होता है तो सरकार जो है गिर जाती है, क्योंकि सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के संदर्भ में क्या है, राज्यसभा में अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, सरकार नहीं गिरती है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या सरकार गिर जाएगी? तो सरकार नहीं गिरती है। ओके, बस सरकार को कम से कम इस बात का एक डर हो जाता है कि अरे भाई अगर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वहां पे जितने मेंबर्स हैं वो सरकार के समर्थन में नहीं है, तो ये एक तरह से इंडिकेट करता है, ठीक है, लेकिन सरकार नहीं गिरती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है कि कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव, किसी भी सदन का मतलब क्या है कि या तो राज्यसभा होगा या तो लोकसभा होगा। तो किसी भी सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का पास न होना सरकार की पराजय नहीं है। ओके, तो सरकार की पराजय नहीं है, ये तो गलत हो गया ना भाई। किसी भी सदन में, लोकसभा में होता है तो लोकसभा में अगर प्रस्ताव पास नहीं होता है तब तो सरकार गिर जाती है ना। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के सदस्यों को सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्य प्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, बेसिक सी बात है, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत समझाने की जरूरत है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना। भारत में अंतरिम बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय बजट की तरह अंतरिम बजट भी संसद में विस्तृत जांच और विमर्श के अधीन होता है। आप लोग को पता होगा अंतरिम बजट में क्या होता है, जब नई सरकार का या नए लोकसभा का गठन होना रहता है तो ऐसे में पूरी बजट नहीं लाई जाती है, बस कुछ समय के लिए लोगों को, खास करके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको सैलरी वगैरह देने के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण कामकाज नहीं किए जाते, बहुत महत्वपूर्ण नियम या नीति में परिवर्तन नहीं लाया जाता है। बस बेसिकली ये काम होता है कि सरकार का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए चुनाव की वजह से, क्योंकि अभी नई सरकार का गठन तो हुआ नहीं है। ऐसे में पूरे साल के लिए बजट नहीं लाया जाता है। भाई क्या पता नया सरकार दूसरी पार्टी का सरकार बने तो वो अपनी नीतियां लाएगा, अपनी तरह से वो काम काज करेगा, अलग अलग मंत्रालयों को भाई अपने हिसाब से धन आवंटित करेगा, वो अपने हिसाब से नई नई नीतियों के आधार पर बजट की मांग करेगा। तो इसीलिए अंतरिम बजट लाया जाता है। अंतरिम बजट कुछ समय के लिए होता है, तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। चुनाव के साल में ही ऐसा होता है, जिस साल चुनाव होने वाला रहता है उसी साल जो है ये अंतरिम बजट लाया जाता है, हर साल नहीं लाया जाता है। तो अंतरिम बजट में क्या होता है कि भाई 1-2 महीने के लिए या फिर जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए कुछ धन जो है अब आवंटित कर दिया जाता है, ताकि खर्चा जो है सरकार का वो चलता रहे। तो यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय बजट की तरह अंतरिम बजट भी संसद में विस्तृत जांच और विमर्श के अधीन होता है, तो नहीं होता। इतनी ज्यादा विस्तृत जांच पड़ताल इसमें या फिर विमर्श नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अंतरिम बजट में सामान्यतः महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार शामिल होते हैं, तो नहीं होते हैं। अंतरिम बजट में इतना महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन नहीं किया जाता, बस कुछ ही समय के लिए होता है। सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए, खास करके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अन्य जो सरकारी जो कामकाज होते हैं जहाँ पे सरकार को पैसे पे करने होते हैं, तो वहाँ पर ही वैसे ही खर्च को पूरा करने के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नीतियों को नहीं लाया जाता है कि उन नीतियों को ला करके पैसा सरकारी सरकारी खजाने से पैसा निकाला जाए, नहीं। ये सभी नए काम जो है, नए नियम जो है वो नए बजट में पेश किया जाता है। बस अंतरिम बजट का लाने का उद्देश्य होता है कि सरकार का जो काम खर्चा है वो चलता रहे। ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो गया, तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी भी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 क्लॉज ए में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, या अधिकृत की जाएंगी। और इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाई में हिंदी या राज्य की किसी अन्य राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। यानी कि कोई हाई कोर्ट है वो चाहता है कि अपनी राज्य की राजभाषा का प्रयोग करे या किसी अन्य भाषा का प्रयोग करे, हिंदी या फिर मान लो उर्दू है उस राज्य की राजभाषा, या फिर राजस्थानी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, कोई भी भाषा, वो चाहता है कि हम उस भाषा का प्रयोग करें, खास करके जो उसके यहाँ की राजभाषा है, तो वो प्रयोग कर सकता है हाई कोर्ट। लेकिन ये अनिवार्य होगा कि वो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भी जारी करे। ठीक है, यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियमन और उपविधियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी राज्यपाल की संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या राज्यपाल को भी संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं? दिमाग पर जोर लगा के बताओ मुझे कि क्या राष्ट्रपति को भी संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति को संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। राज्यपाल की ये संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां क्या है? मतलब ऐसी शक्तियां, विवेकाधीन का मतलब क्या है? वैसे तो राज्यपाल सारे कामकाज को
सरकार से पूछ करके करती है। ठीक है, मंत्री परिषद जब तक इजाजत नहीं देता है तब तक राज्यपाल कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई या फिर संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे कहा गया है कि वहां पर ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेगा, न कि मंत्री परिषद से पूछ करके या मंत्री परिषद के अधीन रहकर निर्णय लेगा। तो कुछ मामलों में राज्यपाल को स्वतंत्र रखा गया है कि ऐसी जिस संविधान में जो जो प्रावधान दिया गया है कि इस स्थिति में ही राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करेगा, तो उसको संवैधानिक विवेकाधीन कहा जाता है। और कुछ ऐसी चीजें जो संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है और ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर और परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेता है, तो उसे परिस्थितीय विवेकाधीन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल जब अपने विवेक का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है तो उसे संवैधानिक विवेकाधीन कहा जाता है। जब राज्यपाल परिस्थिति के आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करता है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में अस्पष्ट है, तो उसको राज्यपाल का परिस्थितीय विवेकाधीन शक्तियां कहा जाता है। समझ में आई बात? तो बस ये समझो कि राज्यपाल की जो संवैधानिक विवेकाधीन है ये संविधान में कहा लिखा गया है। संविधान में ये प्रावधान है कि किन किन स्थितियों में राज्यपाल अपनी विवेक का प्रयोग करेगा। तो जो चीज संविधान में लिखा गया है उसको संवैधानिक विवेकाधीन कहा जाएगा। जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। अगर कोई ऐसा विधेयक आया राज्यपाल के पास और राज्यपाल को लगता है कि इसको राष्ट्रपति के पास भेज देना चाहिए, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण विधेयक है, तो ऐसे में यहाँ पे राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के काम नहीं करेगा, अपने विवेक के आधार पर करेगा। और ये संविधान में ये चीज कही गई है कि राज्यपाल जो है कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज देगा उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेने के लिए। तो ये संविधान में ये प्रावधान है, इसलिए इसको संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां कही गई है। तो पहला सही हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करना। यह भी संविधान में कहा गया है कि अगर राज्यपाल को अपने आधार पर उसे खुद अपने अनुभव होता है कि उसको कि हाँ राज्य में जो सरकार चल रही है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार सरकार काम नहीं कर रही है, यानी कि राज्य में जो शासन चल रहा है वो राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऐसे में राज्यपाल को ये चीज अगर लगती है तो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के या बिना मंत्रिपरिषद से पूछे डायरेक्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है, तो ये भी संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से कह सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करो। तीसरा कह रहा है कि जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो ऐसे में ये परिस्थिति जन स्थिति है, संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसको संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां नहीं कहा जाता है राज्यपाल की। यहाँ पे हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का आधार प्रयोग करता है, यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य भी नहीं होता है ऐसे मामले में। बस ये है कि इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। हालांकि ये अपना यहाँ पे जो निर्णय लेता है वो अपने विवेक के आधार पर ही लेता है राज्यपाल। बस ये कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो इसको परिस्थिति विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो तीसरा गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य दिया है, राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व पूछा है कि कितने युग में सही सुमेलित है। तो असम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सिक्किम जनसंख्या के विभिन्न वर्गों का समतामूलक विकास, अरुणाचल प्रदेश विधि एवं व्यवस्था का अनुरक्षण, ये तीनों ही सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सभी तीन। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अध्यक्ष पारंपरिक रूप से मतदान नहीं करता है किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में मत नहीं देगा, लेकिन जब मत बराबर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष मत के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है, यानी अंतिम निर्णय कौन देगा? अध्यक्ष देगा, चाहे फिर वो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो। बस एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर विधानसभा अध्यक्ष के महाभियोग से संबंधित कोई
प्रस्ताव है, यानी कि महाभियोग लगाया जा रहा है अध्यक्ष पर, इसको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है, तो इसमें अध्यक्ष जो है निर्णायक मत नहीं देता है, कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया गया है, महाभियोग नहीं, यहाँ मैं महाभियोग नहीं कहूंगी, ठीक है, हटाने के लिए अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है तो यहाँ पे अध्यक्ष पहले वोट दे सकता है, लेकिन बाद में अंतिम में निर्णायक मत नहीं दे सकता है। मान लो मत बराबर हो गया तो कह दे अध्यक्ष कि हम वोट देने जा रहे हैं, तो वो अपने ही फेवर में वोट देगा ना, इसलिए पहले ही वोट दिलाया जाता है इसको, लास्ट में नहीं, निर्णायक मत नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है अध्यक्ष को। ठीक है, स्टार्टिंग में मत नहीं देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखो, अध्यक्ष जो है विधानसभा में भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम निर्वचन करता होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। किसी धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब धन विधेयक को सदन में लाने से पहले राज्यपाल से पहले ही अनुशंसा लेनी पड़ती है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेकर ही धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि विधानसभा परिषद द्वारा 21 दिनों के अंदर धन विधेयक को विधानसभा को वापस नहीं लौटाया जाता है, तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। देखो, आप लोग को पता होगा कि धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा को पावर ज्यादा होती है, विधान परिषद के पास कोई पावर नहीं होती है। धन विधेयक को जो है केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। और जब विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है, तो विधान परिषद जो है खुद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि विधानसभा को कहेगी कि आप अपने धन विधेयक में ये संशोधन कर दो। बाकी विधानसभा की मर्जी, विधान परिषद की बात को माने या ना माने, उसमें संशोधन करे या ना करे। ठीक है, तो विधान परिषद के पास बहुत सीमित शक्तियां होती हैं धन विधेयक के संदर्भ में। इसी तरीके से जब कोई धन विधेयक विधान परिषद के पास आता है, तो 14 दिनों तक अगर विधान परिषद उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, उसको पारित नहीं करता है, या फिर उसको वापस विधानसभा में नहीं भेजता है, तो ये 14 दिनों बाद 14 दिन के अगले दिन ही ये मान लिया जाता है कि विधान परिषद से धन विधेयक पारित हो गया है। तो यहाँ पे 21 दिन दिया है, तो यही चीज गलत हो गया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूरा गलत कर दिया। 21 दिन नहीं, 14 दिन का समय दिया जाता है। तो 14 दिन बाद अगर पारित करता है तो भी पारित हो जाएगा, नहीं करता है तो भी पारित मान लिया जाता है धन विधेयक को। किसके द्वारा? विधान परिषद द्वारा। चलो, तो दोनों आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा में सीटों की संख्या के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो असम में कितनी सीटें हैं? 126 सीटें। तेलंगाना में 119 सीटें। पंजाब में 117 सीटें। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत का क्षेत्र शब्द भारत संघ से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश तथा भविष्य में अधिग्रहण किए जाने वाले किसी भी क्षेत्र को शामिल किया जाता है। देखो, एक भारत का क्षेत्र शब्द होता है, भारत का संघ होता है। भारत के क्षेत्र में क्या है कि भारत के सभी राज्य इसके अंतर्गत आएंगे, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आएंगे। इसके साथ भविष्य में जो भी क्षेत्र अधिग्रहित किए जाएंगे वो भी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएंगे। अब भारत के संघ में क्या है? भारत के संघ में केवल भारत का राज्य ही आएगा। ठीक है, भारत के संघ में केवल भारत का राज्य ही आता है, लेकिन भारत के क्षेत्र में भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वो भी क्षेत्र जो भविष्य में इसमें भारत में अधिग्रहित किए जाएंगे वो भी भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना कि भारत का क्षेत्र ज्यादा व्यापक है भारत संघ से। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत को संविधान के अंतर्गत परित्याग, अधिग्रहण, कब्जा या अधीनता के माध्यम से विदेशी क्षेत्र प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है।
तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कभी भी कोई विदेशी क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी, सिक्किम, इन सबको प्राप्त किया है। ये सभी क्या थे? विदेशी क्षेत्र थे ना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इन सबको भारत में शामिल कर लिया। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। और आपको पता होता है तीसरा सही नहीं, तो एलिमिनेट कर देते। करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता ऑप्शन है। और ये सभी जब भारत के क्षेत्र यानी पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा आर्टिकल, तो ये सारे टॉप पॉइंट्स आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अलग से कहीं से दे दिया है क्वेश्चन। ये सारे लक्ष्मीकांत में डिक्टो सेम टू सेम ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, अगला है राज्य प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत केंद्र सरकार को राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के गठन का अधिकार प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, केंद्र सरकार जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरणों का गठन करने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरणों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती, सेवा संबंधी सभी मामलों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। तो देखो, राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। और ये राज्य प्रशासनिक अधिकरण क्या करता है? राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की भर्ती, सेवा संबंधी सभी मामलों के संबंध में इसको मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है राज्य प्रशासनिक अधिकरण लेगा। भर्तियों से संबंधित हो गया या सेवा से संबंधित, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक रिट दिया, विवरण दिया है। हमने आपको दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 5 या 6 में ही पॉलिटी का टेस्ट पेपर था। सारे क्वेश्चन पॉलिटी के थे। मैंने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बहुत उसमें भी डिटेल में समझाया है। तो आप लोग चाहते हो कि पॉलिटी के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तो हमारे चैनल पर विजिट करके दृष्टि की टेस्ट पेपर में आपको थंबनेल दिख जाएगा, उसमें टॉपिक पॉलिटी लिखा रहेगा। तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख लेना, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। मे बी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से वहाँ पे भी वीडियो को देख लेना। इसके साथ ही आरजी सर ने विजन आईएएस का टेस्ट पेपर सॉल्व कराया है, तो आप विजन आईएएस की भी वीडियो देख लेना। लगभग 12-13 टेस्ट पेपर सॉल्व करा दिया है सर ने, तो वहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ में यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। संवैधानिक रिट दिया है और इसका विवरण दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इसके संदर्भ में कह रहा है कि अवर न्यायालय या अधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। बताओ क्या ये सही है? देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि बंदी प्रस्तुतीकरण का अर्थ प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि को प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि मान लो कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, तो अगर पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की है, तो मेरे जो घर वाले हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इनकी जो गिरफ्तारी है मेरे मैम की, मेरी बिटिया की गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, तो ऐसे में हाई कोर्ट जो है यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी, कहेगी कि उसको प्रस्तुत किया जाए। तो मुझे जो है प्रस्तुत किया जाएगा उनके सामने, और पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी। अगर मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से हुई रहेगी तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, और उस पे और प्रशासन पे, पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जांच की जाती है कि जो गिरफ्तारी हुई है गैर कानूनी तरीके से हुई या नहीं हुई है। ओके, चलो, तो यहाँ पहला सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। दूसरा है परमादेश। किसी लोक प्राधिकारी को सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन का आदेश देने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में परमादेश रिट जारी किया जाता है। कि जैसे मान लो हमने आपको एक टेस्ट पेपर में बताया था कि मान लो मैं अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती हूँ, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट अधिकारी के पास भेज दी हूँ, सारी वेरिफिकेशंस हो गई हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जो पासपोर्ट अधिकारी है हमारे इस डॉक्यूमेंट्स को आगे नहीं
प्रोसेस कर रहा है, उसको आगे वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम हाई कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि वो जो अधिकार, मेरा जो पासपोर्ट मैंने बनने के लिए दिया है वो आगे नहीं बढ़ रहा, आगे काम नहीं हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और पुलिस ने भी वेरिफिकेशन कर दिया है, लेकिन पासपोर्ट अधिकारी इसको आगे काम मेरा बढ़ा नहीं रहा है, उसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है उस अधिकारी को परमादेश रिट जारी करेगा कि भाई तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो, तुम्हें जो काम दिया गया है वो अपना काम करो। तो वहाँ पे आदेश देगा ताकि वो अपने कार्य कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही सुमेलित है। दूसरा है प्रतिषेध। इसमें कह रहा है कि अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति की निर्रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है, तो यहाँ गलत है। प्रतिषेध जो है वो न्यायालयों द्वारा, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध। जैसे कि मान लो कि कोई जिला न्यायालय है, जिला अदालत है या जिला न्यायालय या कोई ट्रिब्यूनल अपने पावर से ज्यादा का, यानी कि जितना उसको शक्ति दी गई है उस शक्ति की सीमा के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने पावर से ज्यादा का, अपनी अथॉरिटी से बाहर का काम भी वो कर रहा है। यानी कि जो काम हाई कोर्ट को, जो निर्णय हाई कोर्ट को लेना था वो खुद उस निर्णय को ले रहा है। जिस चीज की सुनवाई हाई कोर्ट को करनी चाहिए थी, जिस मामले की सुनवाई, उस मामले की सुनवाई वो अपने अंडर में कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिषेध रिट जारी किया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई तुम अपने लिमिट में काम करो, अपना लिमिट क्रॉस मत करो, तुम्हें जितना अधिकार है अपने अधिकार में रह के काम करो, तो अपने अधिकार से बाहर के काम को ना करो, इसके लिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि अवैध रूप से निरुद्ध, ये अवैध रूप से निरुद्ध जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिषेध जो है ये यहाँ पे ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है, ओके। चलो उत्प्रेषण रिट को समझिए। इसमें कह रहा है कि निजी संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए जारी किया जाता है। देखो, प्रतिषेध रिट हो गया, उत्प्रेषण रिट हो गया या परमादेश रिट हो गया, ये सभी निजी संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए नहीं जारी किया जाता है। अब आप कहें कि परमादेश रिट जो है किसी दुकानदार के लिए जाके कोर्ट में जाके परमादेश रिट जारी करवाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। भाई दुकानदार की अपनी मर्जी है, निजी अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसकी अपनी मर्जी है ना, अपना दुकान कब खोल रहा है, कब बंद कर रहा है, अपनी कंपनी कब खोल रहा है, कब बंद कर रहा है, उसकी मर्जी। जो कानूनी दायित्व से रिलेटेड होता है, जो सरकारी दायित्व से रिलेटेड काम होता है, उसी संदर्भ में ही रिट जारी किया जाता है। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट हो गया या अधिकार परीक्षा, ये कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, मतलब ये सभी तो कोर्ट द्वारा ही जारी किया जाएगा, लेकिन किसके लिए, जैसे प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण रिट हो गया, तो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए या ट्रिब्यूनल्स के लिए जारी की जाती है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिषेध मैंने आपको बता दिया। उत्प्रेषण में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने, अब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा निर्णय दे दिया जो उसके पावर में, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। हाई कोर्ट को निर्णय देने का अधिकार था, लेकिन निर्णय दे दिया किसी अधीनस्थ न्यायालय ने, मृत्युदंड का निर्णय दे दिया, या फिर जो उसके पावर में नहीं आता था, मान लो उम्र कैद की सजा का निर्णय दे दिया। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई तुम इतनी बड़ी सजा नहीं सुना सकते, तुम्हें ये सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उस मामले को अपने संज्ञान में लेगी, अपने पास बुलाएगी और खुद वहां पे निर्णय लेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों का यही काम होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने पावर में रह के काम करे, अपनी सीमा में रह करके काम करे। यहाँ पे क्या है कि ये पहले ही रोक लगा देता है, और ये उत्प्रेषण में क्या होता है कि पहले रोक नहीं लगा पाता है, बल्कि निर्णय देने के बाद रोक लगाता है। निर्णय जो है अधीनस्थ न्यायालय ने दे दिया है, उसके बाद जो है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को, इसके निर्णय को रद्द कर देता है अधीनस्थ न्यायालय को, और वहां पे उस मामले को अपने पास बुला करके अपने तरीके से अपने अथॉरिटी में रह करके वो निर्णय देता है, ठीक है। तो इसको उत्प्रेषण कहते हैं। प्रतिषेध में क्या होता है कि पहले ही रोक लगा दिया जाता है, उत्प्रेषण में क्या होता है कि बाद में सब कुछ होने के बाद उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही सुमेलित नहीं है, केवल एक सही सुमेलित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दिया। भारत में संपत्ति के अधिकार की
वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक संवैधानिक विधि अधिकार के रूप में संरक्षित है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब ये क्या है, एक संवैधानिक अधिकार हो गया अनुच्छेद 301 के तहत। पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के अधिकार का प्रवर्तन किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, अब ये संवैधानिक विधि का अधिकार रह गया है। तो पहला दूसरा सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा पता होता गलत है तो आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उपरोक्त में से कितनों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है? तो संविधान के मूल ढांचे के हिस्से कौन कौन से हैं? आप लोग पॉलिटी जब भी पढ़िएगा एम लक्ष्मीकांत, तो संविधान के मूल ढांचे में 10-12 पॉइंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे। उसको पढ़ लेना, हमेशा से इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना, संविधान का मूल ढांचा से संबंधित टॉपिक है, उस टॉपिक में जाके ये पढ़ लेना, ठीक है। तो विधि का शासन हो गया, संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, कल्याणकारी राज्य, ये तीनों जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे। इसमें कह रहा है प्रतिबद्ध न्यायालय, प्रतिबद्ध न्यायालय नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका होता तो ये सही रहता, तब ये मूल ढांचे का हिस्सा मान सकते, लेकिन यहाँ प्रतिबद्ध न्यायपालिका कह रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। 3 है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपको पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पीडीएफ मिलेगा और विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, अगला देखिए, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि फजल अली की अध्यक्षता वाला राज्य पुनर्गठन आयोग 5 सदस्यीय आयोग था। देखो, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि फजल अली खुद भी एक उसमें मेंबर थे, ठीक है। तो 5 सदस्यीय आयोग नहीं था बल्कि 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें से फजल अली एक थे, दूसरा था के.एम. पणिक्कर जी थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। ये इस बार पीसीएस 2025 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फजल अली आयोग में कौन कौन सदस्य थे, किन किन लोगों ने पीसीएस का एग्जाम दिया था इस बार 2025 पीसीएस का, और किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था या किन किन लोगों ने इसका उत्तर दिया ही नहीं था, कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को एकमात्र आधार मानने से अस्वीकार कर दिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, राज्यों ने भाषा के आधार पर स्थानीय जो राज्य के लोग थे, अलग अलग राज्य के लोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो अलग अलग जैसे धर समिति का गठन किया गया, तो उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया था। उसके बाद फिर जेवीपी समिति आया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया, इनकी अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया था। इसमें भी राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकरा दिया गया था। बाद में फिर श्री रामालू थे, वो भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई थी, यही मांग करते करते कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो बाद में इस पे थोड़ा संज्ञान लिया गया, थोड़ा ध्यान दिया गया। तो बाद में जो है एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया गया था, और भी बहुत सारे आधार जोड़े गए थे। आप देखेंगे लक्ष्मीकांत के बुक में ये चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज की क्लास है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। तो बाद में जो है पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन जो है भाषा के आधार पर की गई थी। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाद में सांस्कृतिक एकता और भी बहुत सारे पॉइंट्स में ऐड किए गए थे कि इन 4 आधारों पर राज्यों का गठन किया जाएगा। चलो आगे देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त
हेतु संगत प्रतिबंध के आधार हैं। तो भाई किन किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, शिष्टाचार या नैतिकता के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सभी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, वैश्विक शांति। अब यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू होता है और मुझे लगता है लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें भारत का वैश्विक स्तर पर 115वां स्थान है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सूचकांक में भारत जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ। अब पाकिस्तान की बात करें तो इसको 144वां स्थान प्राप्त हुआ था, बांग्लादेश को 123वां स्थान प्राप्त हुआ था और अफगानिस्तान को 158वां। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है अपने पड़ोसियों से अच्छी थी, तो पड़ोसियों से अच्छी है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहने वाले 10 देशों में से 4 देश जो है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से संबंधित हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी 3। ओके, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो तीसरा राज्य नहीं बना मेरे बच्चे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा है मैडम? मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ तीसरा नहीं दूसरा होना चाहिए था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, 2022 से 2027 तक के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया है। तो दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। रिवर्स फ्लिपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि रिवर्स फ्लिपिंग से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई भारतीय कंपनी जिसका मुख्यालय पहले विदेश स्थानांतरित हो गया था पुनः अपना डोमिसाइल भारत में स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो देखो, जब कोई कंपनी पहले अपना मुख्यालय किसी विदेश में स्थापित कराया था टैक्स वैक्स से बचने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सके अपने प्रॉफिट के लिए, खास करके ऐसे देशों में स्थापित कर देते हैं जहाँ पर टैक्स से संबंधित नियम जो है ज़्यादा कठोर नहीं हो। किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए जैसे कि कोई नियम कानून होता है, एक प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस ईजी हो, इसलिए वहाँ पे कंपनी क्या करते हैं, वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर, अपना मुख्यालय खोल लेते हैं, जिससे कि उनका कामकाज आसान हो सके, उनके कामों में तेजी आ सके। भारत में पहले ऐसा क्या था कि बहुत कठोर नियम थे। अब उनको कोई कंपनी स्थापित करना है या फिर उसको बंद करना है तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। कंपनी स्थापित करना है तो काफ़ी समय लग जाता था उस कंपनी को स्टेबल करने में, उस कंपनी को स्थापित करने में, या फिर उस कंपनी को बंद करना है तो उसको बंद करने के लिए भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती थी, काफ़ी कठोर नियम होते थे। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी चाहती है, भाई कोई भी इंसान चाहेगा कंपनी स्थापित करे तो बहुत ज़्यादा झमेला ना हो, तो इसलिए जो कंपनी होती थी अपना मुख्यालय जो है ऐसे देशों में स्थापित करती थी जहाँ पे कंपनी से संबंधित नियम सरल हो और ज़्यादा टैक्स का भी एक लोचा होता है, टैक्स भी कम हो। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। विदेशी निवेशक से संबंधित नियम भी आसान हो, सरल हो, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में ये सभी बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ मायने रखते हैं एक देश में कंपनी स्थापित करने का, कि किस देश में कंपनी स्थापित किया जाए। इस पे बहुत सोचा समझा जाता है कि किस तरह से हमें प्रॉफिट मिल सकता है और क्या क्या काम हमें आसानी से हम कर सकते हैं। तो इसी को रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है कि कंपनी जो है अपने लाभ के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए दूसरे देश में मुख्यालय खोल देती है। लेकिन अब क्या है कि भारत अपनी नीतियों में बदलाव ला रहा है ताकि भारत में ही बहुत सारी कंपनी स्थापित हो सके, भारत के लोगों को रोजगार मिल सके, भारत में ही हम बहुत सारी वस्तुओं को बना सके। तो इस उद्देश्य से भारत में जो है नियमों को और सरल बनाया जा रहा है, खास करके कंपनी स्थापित करने से नियम, संबंधित नियम या एफडीआई से रिलेटेड नियम। तो इसलिए अब जो भारतीय कंपनी है जिन्होंने पहले अपना हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय जो है किसी दूसरे विदेश में स्थापित किया था, अब वो अपना मुख्यालय भारत में स्थापित करना चाह रहे हैं। इसी को रिवर्स फ्लिपिंग कहा जाता है। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि रिवर्स फ्लिपिंग को मुख्य रूप से स्टार्टअप्स द्वारा भारत में नियामकीय निगरानी से बचने के लिए अपनाया जाता है। तो देखो यहाँ नियामकीय निगरानी से बचने के लिए नहीं, ये रीजन नहीं था, ठीक है, ये गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है कि रिवर्स फ्लिपिंग की, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके बहुत सारे कारण थे, ठीक है, खास करके टैक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे, नियामकीय निगरानी से बचने के लिए नहीं, ठीक है, यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रिवर्स फ्लिपिंग की प्रवृत्ति भारतीय फिनटेक स्टार्टअप में अधिक देखी जाती है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की योजना बना रहे हैं। देखो भारत में क्या है कि आईपीओ में जो भी कंपनी सबसे पहली बार अपना शेयर बेचती है तो वो आईपीओ पर ही बेचती है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट सही है कि भाई आईपीओ में इनकी, आप देखेंगे कि ये आईपीओ के माध्यम से लाभ ज़्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए रिवर्स फ्लिपिंग कर रहे हैं कि ताकि ये भारतीय जो फिनटेक स्टार्टअप्स है वो भारत में आए और आईपीओ पर अपनी शेयर्स बेचना शुरू करें। चौथा कह रहे हैं कि बड़े घरेलू बाजार अनुकूल कर संरचना तथा सहायक सरकारी नीतियों जैसे कारकों ने रिवर्स फ्लिपिंग को प्रोत्साहित किया है। तो यहाँ चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। जैसे कि हमने बताया कि बड़े घरेलू बाजार अनुकूल कर संरचना सहायक सरकारी नीतियों जैसे कारकों ने रिवर्स फ्लिपिंग को बढ़ावा दिया है, कंपनियों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया है कि वो भारत में अपनी जो मुख्यालय है विदेशों में स्थापित किया था वो भारत में वापस स्थापित करें, ठीक है। तो दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला तीसरा चौथा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अभ्यास शक्ति के बारे में पूछ रहा है। अभ्यास शक्ति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा कि अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है, न कि श्रीलंका के बीच। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये अभ्यास पुणे में आयोजित किया गया था, तो ये भी गलत है। ये पुणे में नहीं आयोजित हुआ था, ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत उप परंपरागत परिदृश्य में जटिल युद्ध परिस्थितियों से निपटने हेतु संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पूछा था कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट गलत है। यह नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नहीं बल्कि मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो मिनी रत्न है ये, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है। तो यहाँ पहला गलत हो गया। और ये सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है क्या, ये एक तरह का ये एनबीएफसी है। जैसे कि हमने आपको यही सेम क्वेश्चन दृष्टि के टेस्ट पेपर में एक बार और बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये एनबीएफसी है। जैसे क्या होता है कि ये भी बैंक की तरह ही काम करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये मेनली किसको ऋण देगा, किसको वित्त पोषित करेगा, शिपिंग इंडस्ट्री को, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। अगर किसी को ऋण चाहिए तो सागर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऋण ले सकता है। यानी कि स्पेशली सागर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसीलिए इसको बनाया ही गया है ताकि ये शिपिंग इंडस्ट्री को ऋण दे सके। कम से कम एक ऐसा इन लोग के लिए एनबीएफसी स्पेशली बन गया है कि ये यहाँ से जा करके ऋण ले सकते हैं, ठीक है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। और ये कहाँ कहाँ पे काम करेगा, किन किन क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करेगा, तो क्रूज पर्यटन, समुद्री शिक्षा, पोत निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी समर्थन प्रदान करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, भारत में और ज्यादा शिप जो
पोत है, पोतों का निर्माण किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी यानी कि शिपिंग इंडस्ट्री में पॉल्यूशंस को कम किया जा सके, ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा को भी ये बढ़ाने में मदद करेगा और समुद्री शिक्षा को भी वित्त पोषित करेगा, उसको बढ़ा प्रोत्साहित करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि यह समुद्री क्षेत्र के विविध हितधारकों को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक वित्त पोषण सहित अनुकूलित वित्तीय उत्पाद प्रदान करेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एनबीएफसीज क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बस फिलहाल ये जानिए कि सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तरह का एनबीएफसीज है। जैसे नॉर्मली बैंक्स होते हैं, लोगों को लेन देन ऋण देते हैं, उनकी जमा राशि स्वीकार करते हैं, रखते हैं, वैसे ही एनबीएफसीज होता है। बस एनबीएफसीज में थोड़ा सा अंतर होता है, लोग उसमें पैसा जमा करके रोज निकाल नहीं सकते, चालू खाता की सुविधा ये नहीं दे सकता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डीप में हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, आईएनएस तमाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह रूस निर्मित एक उन्नत स्टील्थ युद्धपोत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आईएनएस तमाल तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का हिस्सा है। तो दूसरा भी सही है, ये तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का हिस्सा है। तीसरा कह रहा है कि यह उन्नत पनडुब्बी रोधी और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टरों को समायोजित कर सकता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, शरावती घाटी लॉयन टेल्ड मकॉक वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, शरावती घाटी लॉयन टेल्ड मकॉक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यहाँ किसी भी संरक्षित क्षेत्र की तुलना में लॉयन टेल्ड मकॉक की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लॉयन टेल्ड मकॉक की सबसे ज्यादा संख्या इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, इसलिए ये काफी फेमस है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन इंडिया मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे वर्ष 2008 में भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 प्रमुख मिशनों में से एक के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस गलत है यहाँ पे ये डेट जो समय दिया हुआ है, 2008 नहीं बल्कि 2014 में प्रारंभ किया गया था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट दिया है कि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका एक प्रमुख उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाना तथा अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि हाल ही में संशोधित जीआईएम में अरावली और पश्चिमी घाट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें कही है। पॉजिटिव, जब भी स्टेटमेंट में पॉजिटिविटी नजर आए तो वो स्टेटमेंट सही रहता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहाँ बताना पड़े, बेसिक सा स्टेटमेंट दिया है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि बॉन जलवायु सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि BCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होने वाली वार्षिक मध्यवर्षीय बैठक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये जो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि BCCC को औपचारिक रूप से UNFCCC के सहायक निकायों के सत्र के रूप में जाना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य इस वर्ष के मुख्य एजेंडा में मदों में से एक था। तो तीनों स्टेटमेंट सही दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ था। दूसरा कह रहा है नामीबिया और अफ्रीकी संघ हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के सदस्य बने। तो अभी अभी हाल ही में इसमें कौन कौन मेंबर बने इसका? तो नामीबिया और अफ्रीकी संघ, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मानव रहित हवाई यान रुद्राक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई यान है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे डीआरडीओ ने नहीं विकसित किया है, बल्कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है, विकसित किया है। किसने? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो इस टेस्ट पेपर का, तो इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक करिए, तो उसमें पिन कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको, या फिर आप मैसेज कर देना हमारे टेलीग्राम बोर्ड पे भी आप डायरेक्ट हमको मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें जा करके अगर आपको इस ग्रुप में नहीं मिला, मान लो आप ढूंढ नहीं पाए, तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड पे जाइए, उस पर आप बोलिए कि हमको पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस आगे कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी सब कुछ पता चल जाएगा। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं अपने सारे सोशल मीडियाज पे। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना जो टाइम है वो कंटेंट तैयार करने में टाइम लगाते हैं। तो बीच बीच में हम लोग का टाइम फिक्स है कि हम लोग कब सारे मैसेजेस का रिप्लाई करेंगे। ओके, चलो आगे देखो। एवी लिस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट है, जिसे एवियन चेकलिस्ट कार्य समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? एवियन चेकलिस्ट कार्य समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें वही पक्षियों की प्रजातियों की गिनती की जाएगी, भाई पक्षियों की प्रजातियां कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमेटी और क्लेमेट सूचियों का स्थान लिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। जब भी कोई रिपोर्ट के बारे में पढ़ें तो उस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी की जा रही है इसके बारे में जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, स्टेटमेंट के तौर पे दे देता है। आपको ध्यान नहीं रहेगा तो आप स्टेटमेंट को गलत कर देंगे। ठीक है, दूसरा है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और सर्वाइकल तथा राजनीतिक सशक्तिकरण इस सूचकांक के 4 प्रमुख आयाम है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखो, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को 4 आयामों के आधार पर जारी किया जाता है। 4 आयाम कौन कौन से? तो पहला राजनीतिक सशक्तिकरण, दूसरा आर्थिक भागीदारी, तीसरा शैक्षिक उपलब्धि और चौथा स्वास्थ्य और सर्वाइकल। ठीक है, इन चारों के आधार पर ही इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, देखा जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है इन चारों में और पुरुषों की स्थिति कैसी है। तीसरा देखो क्या कह रहा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 91वीं थी। देखो, भारत की रैंक 91वीं नहीं थी, 148 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत 131वें नंबर पे था। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका ने वर्ष 2025 में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो कुल मिला के कितने स्टेटमेंट आपके सही हुए बताओ?
तो कुल मिला के आपके 2 स्टेटमेंट सही हुए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स प्रणालियां, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि BIPV प्रणालियां विद्युत उत्पादन करने के साथ साथ किसी इमारत के संरचनात्मक या वास्तुशिल्पीय घटक के रूप में भी कार्य करती हैं। जैसे कि आप लोग देखो, सोलर पैनल लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्थान लेता है। इसको लगाने के लिए प्रॉपर जगह ढूंढनी पड़ती है, भाई छत पे लगाओ या फिर कहीं ग्राउंड में लगाओ सोलर पैनल। लेकिन ये जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स है, ये ऐसी व्यवस्था है कि आप कहीं भी दीवार से चिपका कर लगा सकते हैं, खिड़की की तरह लगा सकते हैं। यानी कि आप ऐसे मकान के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इसके लिए अलग से आपको जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जो सोलर पैनल लगाने के लिए प्रॉपर छत पे या फिर बड़े फील्ड की ज़रूरत होगी, ऐसे में यहाँ पे क्या होगा कि ये जगह को कम घेरेगा और ईजिली इंसान इसे यूज़ कर सकेगा। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि BIPV प्रणालियों के लिए बड़े तथा छाया रहित रूफटॉप स्थान की आवश्यकता होती है। नहीं, देखो BIPV प्रणालियों के लिए बड़े तथा छाया रहित रूफटॉप की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कह रहा है कि इसलिए घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में इनकी प्रयोज्यता सीमित है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है BIPV मॉडल को, और इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा गलत है। सोलर पैनल के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि इसके लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे घनी आबादी रहती है वहाँ पे इसकी यूज जो है काफी सीमित हो जाती है सोलर पैनल की। लेकिन BIPV की नहीं। BIPV को आप इजीली कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पता नहीं क्यों बच्चों आजकल ना मौसम ही ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा हमेशा तो एक तो ठंडों के मौसम में मुझे दिक्कत ये होती है, मुझे फीवर रहता है। मैक्सिमम टाइम मुझे फीवर ही रहता है और मुझे नींद बहुत आती है, बदन टूटता है, नींद बहुत आती है। और पता नहीं क्यों अभी मुझे बहुत भयानक नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस सो जाऊं, पढ़ाते पढ़ाते मैं कहीं सो ना जाऊं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठंडी का मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। गर्मियों के मौसम में रहता है ना कि आप हल्के फुल्के कपड़े पहन के एकदम उछलते कूदते हो, बॉडी एक्टिव रहती है। लेकिन ठंडों में क्या होता है ना कि इतने भारी भरकम कपड़े पहनने पड़ते हैं, और मुझे तो बहुत ठंड लगती है। बारिश, जब गर्मियों में बारिश का मौसम सावन में होता है, उस दौरान मैं पतला वाला कंबल ओढ़ती हूँ, मुझे इतनी ठंड लगती है। और इस समय ठंड में भाई मैं तो 2-3 स्वेटर पहनती हूँ, उसके ऊपर जैकेट पहनती हूँ और खुद को एकदम बांधी रहती हूँ, कपड़े से ढकी रहती हूँ। तो ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं कोई गधा हो गई हूँ, जैसे गधी, उसके ऊपर बहुत सारा बोझा लाद दिया जाता है तो वो एकदम चल नहीं पाते सही से, वैसे ही मेरी हालत हो जाती है। ठंड लगती है तो खुद को ठंड से बचाना भी है, और इतना मैं लाद लेती हूँ अपने ऊपर सारे कपड़े कि फिर मैं इनएक्टिव हो जाती हूँ, मैं एक्टिव ही नहीं रह पाती, मैं अपना काम भी नहीं कर पाती, बस ऐसे बैठी रहती हूँ एक जगह। पता नहीं यार, मुझे ठंडी का मौसम नहीं पसंद है। कब जाएगी ये ठंडी, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। चलो अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस योजना प्रारंभ की है? तो किस मंत्रालय ने नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस यानी नक्शा प्रोग्राम को, नक्शा योजना को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक भूमि संसाधन विभाग है, उसके द्वारा इस नक्शा योजना को लाया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में प्रारंभ किया गया है। तो देखो, खान क्वेस्ट जो है भारत और मंगोलिया के बीच नहीं, बल्कि मंगोलिया और USA के बीच आयोजित होता है ये। ठीक है, यहाँ पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस अभ्यास का वर्ष 2025 का संस्करण भारत के मेघालय में आयोजित किया गया। तो भारत के मेघालय में नहीं, बल्कि मंगोलिया में आयोजित किया गया है। तो दूसरा भी गलत हो गया।
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2024 के अवसर पर प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इसे गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को शुरू किया गया था। तो यहाँ पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इस अभियान का उद्देश्य 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों एवं आकांक्षी ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोगों को कवर करेगा। तो दोस्तों इस सभी गांव को नहीं, कितने गांव, तो 6 लाख नहीं 63,000, एक मिनट रुक जाइए, 63,843 गांव को टारगेट किया जाएगा। ऐसी गांव को जहाँ पे आदिवासी बहुल गांव है, जहाँ पे आदिवासी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, 30 राज्यों के 549 जिलों को टारगेट किया जाएगा। इस 549 जिलों में उन गांवों को जहाँ पर जनजाति ज्यादा रहते हैं, यानी कि जनजाति बहुल गांव को 63,843 गांव को टारगेट किया गया है। तो यहाँ गलत हो गया दूसरा, पहला भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एंड टू नेविगेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत ने फ्रांस के नीस में आयोजित IALA परिषद के द्वितीय सत्र में भाग लिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन का उपाध्यक्ष है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के अतिरिक्त देश के लिए जनगणना 2027 के संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 से होगी। देखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दें तो बाकी भारत के बाकी अन्य राज्यों में जनगणना की शुरुआत जो है कब से होगी, 1 मार्च 2027 से होगी। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि भारत की पहली समन्वित जनगणना जो है वर्ष 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयोग WC प्लोडेन के नेतृत्व में हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। नाम ध्यान रखिएगा, WC प्लोडेन कब 1881 में हुई थी। पहली समन्वित जनगणना कब हुई थी, 1881 में। भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे, तो WC प्लोडेन थे। दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मुझे इतनी भयानक नींद आ रही है, मैं क्लास ही नहीं ले पाऊंगी। चलिए अब 15 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं सोऊंगी, मस्त सोऊंगी 2-4 घंटे। आगे देखिए, सतत विकास रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि 99वीं रैंक के साथ भारत ने SDG सूचकांक में पहली बार शीर्ष 100 में से स्थान प्राप्त किया है, यानी भारत ने टॉप 100 में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। 99वां रैंक भारत ने प्राप्त किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि 2015 से सभी SDG लक्ष्यों में निरंतर सुधार हुआ है। तो तीसरा गलत है। कुल कितने SDG हैं, 17। तो सभी SDG लक्ष्यों में निरंतर सुधार हुआ है तो नहीं, कुछ SDGs में निरंतर सुधार हुआ है लेकिन कुछ में अभी भी सुधार बाकी है। ठीक है, तो ये 17 कौन कौन से हैं, कहाँ पे सुधार हुआ है, किस SDG में सुधार हुआ है, किस SDG में सुधार नहीं हुआ है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और दोस्तों याद कर लेना कि 17 SDG कौन कौन से हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, लास्ट टाइम PCS 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। पहला दूसरा सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया मायोजेनेसिस प्रयोग किससे संबंधित है। ये मायोजेनेसिस प्रयोग क्या है,
तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में मांसपेशियों के निर्माण और क्षय की प्रक्रिया का अध्ययन करना मायोजेनेसिस प्रयोग में ही इसका अध्ययन किया जाएगा कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में मांसपेशियों का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्षय कैसे होती है, उस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। पीएम प्रणाम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना है। इसका उद्देश्य क्या है? बायो कंपोस्ट को बढ़ावा देना, केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग को हतोत्साहित करना, ठीक है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बायो कंपोस्ट का प्रयोग कर सके, जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सके, जैसे गोबर खाद, सड़े गले पत्तियों का खाद बना करके गोबर का प्रयोग करें, इन सब चीज़ों को बायो कंपोस्ट का प्रयोग करें और अपने फसलों को वहीं पे जो फसल के अवशेष बचे होते हैं उनको अपने खेतों में ही छोड़ के उसको सड़ा गला करके उसका मिट्टी में मिक्स करके उसका खाद बना दे। इससे क्या होता है कि मिट्टी के पोषक तत्व में वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस योजना को वर्ष 2023 में मंजूरी दी गई थी, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए संचालित है, नहीं 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 3 वर्षों के लिए संचालित है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके सदस्य 57 देश हैं, यानी 57 देश इसके मेंबर हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इसका गठन जो है 1969 में हुआ था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरब के रियाद में, तो नहीं, इसका मुख्यालय जो है सऊदी अरब के जिद्दा शहर में, ठीक है, जिद्दा, ये चीज ध्यान रखना, ये शब्द जिद्दा शब्द ध्यान रखना। कहाँ पे है इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय? तो सऊदी अरब के जिद्दा में, रियाद में नहीं है, तीसरा गलत हो जाएगा। केवल दो पूछा है, कितने कथन सही है, तो केवल दो सही, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अभी हाल ही में इसका नया मेंबर बना है मोरक्को, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा पैक्ट फॉर फ्यूचर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एसडीजी में प्रगति को तीव्र करने और अंतर्राष्ट्रीय शासन में सुधार के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। पैक्ट फॉर फ्यूचर इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा लाया गया। ये मेनली एसडीजी पर फोकस करता है कि एसडीजी में कितना सुधार हुआ है कितना नहीं, सारे देशों को एकजुट करता है ताकि सभी देश मिलकर के एसडीजी में अच्छा काम कर सके, एसडीजी को और एसडीजी में सभी एसडीजी में सुधार कर सके, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत ने इस रैंकिंग में 54 संस्थानों को शामिल करते हुए अब तक का सबसे उच्च प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहने वाला भारतीय संस्थान है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ग्लोबल स्पेक्स 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी वहनीय नेत्र देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। स्पेक्स से समझ में आ रहा होगा कि चश्मा, ठीक है, तो सभी को वहनीय नेत्र देखभाल सेवाओं और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस पहल को लाया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह पहल सेवाओं, कार्मिकों, शिक्षा, लागत और निगरानी सहित 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला है इरास्मस कार्यक्रम, इरास्मस प्लस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्था की पहल है? तो इरास्मस प्लस कार्यक्रम जो है ये यूरोपियन यूनियन का पहल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ओटावा कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, जब भी आप करंट अफेयर पढ़िएगा तो ओटावा कन्वेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओटावा कन्वेंशन जो है एंटी पर्सनल लैंड माइन्स पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए ये ओटावा कन्वेंशन लाया गया था। चलिए आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन 80 यूएन 80 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूएन 80 पहल का उद्देश्य जो है बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के समय बहुपक्षवाद के महत्व को पुनः स्थापित करना। देखो यूनाइटेड नेशन का भी 2025 में 80वां वर्षगांठ मनाया गया था, इसी दौरान यूएन 80 पहल को लाया गया। देखो यूनाइटेड नेशन का गठन लगभग 1945 के करीब में हुआ था और आज
उसके काफ़ी साल यानी बहुत समय बीत गया, लगभग 80 साल के करीब में इसका समय हो चुका है। और अभी भी यूनाइटेड नेशंस पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है, जिससे कि आज वर्तमान में समस्याओं का रूप अलग हो चुका है। अलग अलग तरह की समस्या आ रही है। पहले जो परंपरागत तरीके से सामने से युद्ध करना, सामने से हमला बोल देना, लेकिन आज के समय क्या है, साइबर अपराध है, एआई का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो नए नए समस्याओं ने जन्म लिया है, नए नए रूप में समस्याओं ने जन्म लिया है। तो इन समस्याओं को खत्म करने के लिए अब पुराने ढर्रे का प्रयोग करना ये सही नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन 80 ने क्या किया है कि खुद को अपग्रेड करने के लिए, यानी कि 2026 तक ये खुद को अपग्रेड करेगा, वर्तमान परिदृश्यों के आधार पर खुद को बदलेगा, और उस आधार पर जो भी चीज़ें निर्णय ले रहा है या फिर अलग अलग जगहों पे बैठक करके चर्चा परिचर्चा कर रहा है, तो वर्तमान परिदृश्य के आधार पर वर्तमान चीज़ों का प्रयोग करके, वर्तमान तकनीकों का प्रयोग करके ये काम करेगा। ठीक है, यानी जैसे आप अपना फ़ोन अपग्रेड कर देते हो तो आपका फ़ोन अच्छे से चलने लगता है, वरना नहीं किए रहते हो तो हैंग करता है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस भी अपने को अपग्रेड कर रहा है वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ये तीन प्रमुख कार्यधाराओं के परितः संरचित है, जिसमें सदस्य देशों द्वारा प्रदत्त दायित्वों की समीक्षा, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता का परीक्षण शामिल है। देखो इसमें क्या होगा कि सभी देशों द्वारा जो भी चीज़ें मुद्दा उठाई जाती हैं तो उसकी ये समीक्षा करेगा, नए तरीके से उसकी समीक्षा करेगा, और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन भी करेगा। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है एनवी स्टेट इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये एनवी स्टेट इंडिया रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एनएसओ द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, भारत में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में वार्षिक औसत तापमान वर्ष 2001 के 25.05 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ करके 2024 में 25.74 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, यानी कि ओवरऑल ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि तापमान में जो है अब थोड़ी वृद्धि हुई है। ओके, दूसरा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन वर्ष 2013-14 के लगभग 65,000 गीगावाट से बढ़ करके 2023-24 में 2 लाख गीगावाट हो गया है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो वर्षा के संबंध में इस रिपोर्ट में खास जानकारी नहीं देता है कि वर्षा में बढ़ोतरी हुई है या कम हुई है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दे देता है एग्जाम में तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। क्योंकि देखो हर जगह वर्षा कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो मानसून के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन आप ये आइडिया लगाओ कि पिछले साल के 8-10 सालों का रिकॉर्ड मतलब डेटा देख करके आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ वर्षा में इस साल वृद्धि हुई है या कमी आई है, क्योंकि हर जगह भारत में अलग अलग जगहों पे कहीं वर्षा ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। तो वर्षा के संदर्भ में ये डिटेल इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इस रिपोर्ट में वर्षा में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है ये नहीं बता पाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट देखो तो विश्व के लगभग 40% भूभाग को लगातार और गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2035 तक सूखे से संबंधित आर्थिक क्षति कम से कम 35% की वृद्धि होगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो भाई जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर के वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी सारे जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के उसको नोट कर लो, एकदम सेम टू सेम नोट ना करना कि सारे क्वेश्चन ही छापने लगो। स्मार्ट बनो, बस टॉपिक को लिख लो कॉपी में। लिखने के बाद आप लोग अगर आपके पास करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हो मंथली तो वहाँ से रिवाइज कर लेना, या फिर आप गूगल पे सर्च करके अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बाकी आरजी सर मैराथन की करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं, PT 365 पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपका ये सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 3 में से एक वयस्क द्वारा अनिश्चित गर्भधारण का सामना किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लगभग 36% जनसंख्या जो है, लगभग भारत में लगभग 36%
जनसंख्या अनिश्चित गर्भधारण का सामना कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त कर ली है। देखो भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर कितनी है? भारत की इस समय प्रजनन दर 2.0। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ देता है। कर लिए और सभी राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर या उससे कम प्रजनन दर हासिल की है, तो ये गलत है। सभी राज्यों ने नहीं। आप देखेंगे बिहार में प्रजनन दर कितना है? 3.0 है। मेघालय में 2.9 है। यूपी में 2.7 है। ओके, तो सभी राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर या उससे कम प्रजनन दर हासिल नहीं किया है, अभी भी ज्यादा है कुछ राज्यों में। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीतकर 27 वर्षों के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ट्रॉफी प्राप्त की है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरे कह रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जुड़े रहते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेडिकेटेड हैं, प्रॉपर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगला है, किस मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है? तो बताइए कि किस मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है? तो महिला एवं विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना। और अगर आप हमारे सुपर 100 बैच में, सुपर 100 ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, अरे मैंने सुपर 100 गलत लिख दिया, सुपर 100, ओके, सुपर 100 ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी। लगभग 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे। इस 100 टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के। और लगभग 10,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा इन सभी 100 टेस्ट पेपर में। तो 10,000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत, इतना बहुत है। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप एग्जाम देने से पहले, तो आपने समझ लो बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट है। जैसे ही आप टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे तुरंत आपके सामने फीडबैक आ जाएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने स्किप किए हैं। जैसे कि आप किसी अदर इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करके टेस्ट टेस्ट देते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। आपको क्लब आईएएस ऐप इंस्टॉल करके टेस्ट आपको देने की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आपको वीकली टास्क दिए जाएंगे क्योंकि 2026 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको वीकली दिया जाता है ताकि आप पढ़ सकें उस स्पेशली टॉपिक को। ठीक है, इस समय एनवायरनमेंट शुरू किया जा रहा है आरजी सर द्वारा, तो आपको एनवायरनमेंट के संदर्भ में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। फिर संडे को जो है लाइव सेशन होता है 9 बजे रात में। आप लाइव सर से बात कर सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आप डायरेक्ट आरजी सर से पूछ सकते हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट का वीकली टास्क दिया जाता है उसी सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी आपने एक हफ्ते में जो जो पढ़ा, वहाँ पे जो भी कहीं भी डाउट लग रहा है, आप संडे को डायरेक्ट आरजी सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।